नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। और आज सुबह 7 बजे मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर और जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर उसके सिलेबस का पोर्शन है, या यूं कहूं कि जनरल स्टडी उसके सिलेबस का पोर्शन है, उन सारे एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, सारे एग्जाम की तैयारी के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिए कि आप सही आंसर को दें। अगर आपसे कोई गलती होती है, सही आंसर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने और उसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाती है उस टॉपिक को रिवाइज जरूर करिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे शॉर्ट में जो बोला जा रहा है, शॉर्ट में बोला जा रहा है एफएसडीसी। एफएसडीसी के बारे में बात की जा रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि ये जो एफएसडीसी है इसके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट में इसे बोला जा रहा है, फुल फॉर्म है जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। स्टेटमेंट 1 जो आपके लिए वो कुछ इस तरह से है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और इसका जो चेयरपर्सन जो बता रहा है, चेयरमैन जो बता रहा है, किसको बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री की। फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द रघुराम राजन कमेटी 2008, जो हमारे पुराने आरबीआई के जो गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उनकी जो कमेटी थी 2008 में ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म फर्स्ट प्रपोज द क्रिएशन ऑफ एफएसडीसी, यानी कि इसकी जो क्रिएशन की अगर बात करें, इसके क्रिएशन के बारे में 2008 के अंदर जो रघुनाथ राजन कमेटी थी, जो कि हमारे पुराने आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है, आरबीआई के क्या थे, गवर्नर थे, तो इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट एम टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि जो इसका एम है, टारगेट है, उद्देश्य है, वो ये बोला जा रहा है कि एक तरह से इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उसके मैकेनिज्म को अच्छा करना और उसके मेंटेनेंस, जो उसके मेंटेनिंग वे है, यानी कि उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन में। और बोला गया एंड एनहांस इंटर रेगुलेटरी को कंडीशनिंग, यानी कि उनके बीच की जो आपस का जो है दो तरह की जो इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, उनके बीच में अच्छा काम हो सके, तो ये भी एक काम करना है, यानी कि उनके बीच रेगुलेटरी जो वर्क है, रेगुलेशन जो करना है इनको, वो ठीक तरह से हो सके, इस चीज के ऊपर भी फोकस किया गया। तो ये बात बोले गई ये थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि जो करेक्ट क्या है इसके अंदर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि भाई ए में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है कि आपसे कि थर्ड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है आपको सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और तीनों में जो कोड दे रखे, कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो गया सी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती हो गई। गलती क्या होगी? गलती ये होगी जो इसमें बोला गया ना कि ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ये गलत हो गया। बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि हमारी कंट्री के जो एफएम, यानी कि एफएम का मतलब वो नहीं, एफएम का मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होते हैं हमारी कंट्री के, वो इसके चेयरमैन होते हैं, यानी कि इस काउंसिल के जो हेड होते हैं। हेड कौन होते हैं? कि हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आता है। ठीक है, और जो बाकी चीजें जो आपको बताई गई इसके अंदर कि ये रघुनाथ राजन जी जो हमारे जो एक्स आरबीआई के जो गवर्नर थे, उनकी रिकमेंडेशन थी 2008 में इसको फॉर्म करने के लिए, इसको बनाने के ऊपर, ये बात सही है, यानी कि एफएसडीसी के बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट जो बोला गया था, इसका एम क्या है कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उसके बीच में इंटर रेगुलेटरी सिस्टम अच्छा बने। ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बने, ये इनका एक मोटिव था। और दूसरा ये था कि भी इनमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। ठीक है, ये दो मोटिव थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के बीच में, और उनके बीच में रेगुलेटरी जो वर्क है वो कोऑर्डिनेशन के साथ हो सके। ठीक है, ये दो मोटिव के साथ 2008 में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, ये था इसको, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो सेकंड थर्ड
स्टेटमेंट ये सही है, यानी कि आंसर जो आपका ये सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द उगहर्स एथिक्स कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है इसके बारे में, उगहर्स ये जो कम्युनिटी है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है और सेकंड स्टेटमेंट ये है, ये दो स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है। फिर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, इसमें से करेक्ट किसके बारे में, ये कम्युनिटी उगर्स कम्युनिटी इथिक्स कम्युनिटी है, इसके बारे में पूछा। उइघर्स बोल सकते हैं, थोड़ा नाम अजीब है, ठीक है, मतलब चाइनीज नेम है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि भाई इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपको बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ये एक तरह से जैसे फर्स्ट ऑप्शन में जो बोला गया आपसे कि भाई ये क्या है, ये टर्किश इथिक्स कम्युनिटी है, और सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ये क्या है, ये जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है उगेर, और ये कहां रहती है, वुहान में रहती है, जो चाइना के अंदर जो वुहान सिटी है, आप रिसेंटली काफी न्यूज में भी है ये, तो वो ये वुहान सिटी के अंदर रहती है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कहां पे रहती है, और ये क्या है, टर्किश इथिक्स ग्रुप है, ये बोला जा रहा है। तो ये दो ऑप्शन है, दो स्टेटमेंट है, चार ऑप्शन है। अब क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने, तो करेक्ट आंसर जो है इसका ये फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए इसका करेक्ट है। यानी कि ये जो बोला गया ना कि भाई ये टर्किश इथिक्स कम्युनिटी है, ठीक है, उगहर्स, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ठीक है, ये बात तो सही होगी। और दूसरी बात जो बोली गई आपसे कि भी ये कहां पर है, ये जो आपसे बोला गया कि वुहान सिटी के अंदर है, वुहान रीजन या वुहान चाइना के अंदर है, भी ये गलत हो गया। ये वुहान में ना होकर के चाइना के जिंगयान प्रोविंस में है। तो जिंगयान प्रोविंस कहां है, ये चाइना का जो वेस्ट एरिया, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन जो पूरा दिख रहा है यहां पे, यानी कि चाइना का अगर मैप देखोगे बड़ा सा, तो इसकी जो चाइना का जो वेस्ट रीजन है, वेस्ट पार्ट है, यहां पर ये जिंगयान प्रोविंस है, यहां पर इसकी लोकेशन है जहां पर ये टर्किश इथिक्स ग्रुप या फिर हम इसे कहें उगहर्स कम्युनिटी रहती है। ये कि एक तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है ये, ठीक है। और इस एरिया, ये जो एरिया एक डेजर्ट एरिया है, यानी कि यहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है, इसके बारे में थोड़ा। और अगर हम वुहान की बात करें तो वुहान तो यहाँ नहीं, वुहान तो के बारे में जो बोला गया गलत है। और वुहान सिटी की अगर लोकेशन की बात करूं, वो लगभग इधर है, इस एरिया में लगभग वुहान सिटी है। और वुहान आजकल न्यूज में क्यों है, आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से ये फेमस है, थोड़ा आजकल फेमस हो रखा है कि कोविड-19 की जो स्टार्ट हुई, यानी कोरोना वायरस की जो फर्स्ट केसेस जो आने स्टार्ट हुए थे, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इस वजह से भी न्यूज में है। बल्कि और जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वुहान नहीं होकर बल्कि जिंगयान सिटी प्रोविंस है, ये पूरा एरिया है, ठीक है। और इंडिया हमारी कंट्री ये रही, और जो चाइना की जो कैपिटल है वो ये रहा। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। चाइना कैपिटल है, हमारी कंट्री तो आपको पता ही है, दिल्ली यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा, फर्स्ट आंसर करेक्ट है, सेकंड आंसर में गलत हो गया, रीजन गलत बताया गया इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, अब स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है। कौन सी स्कीम है जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देती है, उसको प्रमोट करती है, इस बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये तीन स्टेटमेंट है, इन तीन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मतलब जो बच्चों का जन्म हो वो हॉस्पिटल में हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो, इस चीज को प्रमोट करती है, उस प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट की उस स्कीम के बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट स्कीम जो है, जो योजना या स्कीम बोले हम, वो है जननी सुरक्षा योजना। ये प्रमोट करती है कि भी आप जो बच्चों की जो डिलीवरी हो, ठीक है, वो कहां पर हो, इंस्टीट्यूशन यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में हो। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है नेशनल क्रैच स्कीम, के बारे में बोला गया कि स्कीम के अंदर ये बात की गई है। और थर्ड जो प्रोग्राम है या स्कीम है वो है लक्ष्य प्रोग्राम, ये बोला जा रहा है। यानी कि ये तीन प्रोग्राम है आपके सामने जो कि प्रमोट करती है कि भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी जो तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए ना, इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन जो आपके पास, इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि भी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है,
ठीक है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है कि ऑल थ्री यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर आप स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो फिर आंसर कर सकते हो। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको सब कुछ सारा। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये सी है। सी यानी कि जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि जो सेकंड वाला है कि नेशनल क्रैश स्कीम, ये इसका पार्ट नहीं है। फर्स्ट ये वाला सही है और ये वाला सही है। ये दोनों जो इस प्रोग्राम के जो आपको मेंशन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं कह सकते हो। तो करेक्ट आंसर जो आपका इस क्वेश्चन के अंदर हो गया ये सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में। तो ये जो फर्स्ट जो स्कीम है जिसका नाम है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, ये आती है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। ठीक है, जो लॉन्च हो गई है किसके अंदर हुई है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर होती है। और इसके अंदर जो फोकस किया जाता है कि भी जो माल न्यूट्रिशन जो होता है, कम वजन वाले जो बच्चे होते हैं उस चीज को ध्यान रखना, मेटर्निटी रेट को ठीक ठाक रखना, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है इस स्कीम के अंदर। और मेन जो फोकस होता है स्कीम का कि भी किसको सबसे पहले दिया जाए, तो यानी कि जो सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है इसके अंदर, जिसके अंदर ठीक है उसके अंदर जैसे SC, ST, BPL फैमिलीज जो होती है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। ये बात की जा रही है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड जो आपके पास जो करेक्ट आंसर है जो ये है लक्ष्य। तो लक्ष्य प्रोग्राम जो है इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी लेबर ग्रुप है हमारी कंट्री के जो मेहनत मजदूरी करते हैं तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना मेन मोटिव होता है। और इसका एम ये है कि भाई जहां भी ये लेबर वगैरह रहते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, घर है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाए, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भाई इनके जो रूम हो अच्छे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इनको भाई मतलब इंजॉय करने के लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्हें क्या नाम है जो ये डिलीवरी वगैरह हो ये कहाँ होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर्स में होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है कि यानी कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इनको भी मिलनी चाहिए। इस चीज को प्रमोट करता है लक्ष्य प्रोग्राम। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका बेनिफिट क्या है इस प्रोग्राम का और किसके लिए लॉन्च की गई है। और नेक्स्ट जो आपसे जो बोला गया था कि नेशनल क्रैश स्कीम, जो कि गलत है, जो कि डिलीवरी को रिलेटेड ये प्रमोट नहीं करता है। इसका जो मेन मोटिव है वो है डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब डे केयर फैसिलिटी क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। यानी कि जो इसमें जो बोला जा रहा है कि 6 मंथ से लेकर के 6 मंथ का बेबी से लेकर के 6 ईयर का कोई बेबी है उसके लिए डे केयर, यानी कि पेरेंट्स अगर कहीं काम करने जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो दिन में उनकी केयर कौन करे, तो उसके लिए क्रैच खोले गए हैं। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर का। तो इस स्कीम के तहत तो उन बेबी को, उन छोटे छोटे बच्चों को संभाल के रखने का काम क्रैच में किया जा सके। ठीक है, तो इस नेशनल क्रैच स्कीम का टारगेट या एम ये है कि बच्चों की देखभाल करना दिन के टाइम, जब उनके पेरेंट्स वर्किंग हैं तो काम करने वगैरह जाते हैं तो उनकी देखभाल की जा सके, इसलिए। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ, सही आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अभिनव भारत सोसाइटी। अच्छा, अब ये अभिनव भारत सोसाइटी है क्या, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसके बारे में। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम फाइटर जो थे हमारे, या फिर हम कहें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। तो अब एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट वाज सीक्रेट सोसाइटी एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो भी फ्रीडम फाइटर थे, मतलब जो रिवोल्ट लेकर के आ रहे थे हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, या फिर हम कहें कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो थे, तो उन लोगों ने इसकी स्टार्ट की थी, इनकी फाउंडेशन डाला था, इसके रिलेटेड ये है। और दूसरा बोला जा रहा है कि इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर के बारे में बोला जा रहा है, इसके फाउंडर श्याम जी किशन वर्मा थे और इन्होंने इसे 1905 यानी कि 1905 में इसको स्थापना की, इसकी फाउंडेशन रखी थी, ये बोला जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, और ये सेकंड स्टेटमेंट थी, ये भी क्लियर हो गया होगा।
अब आपको बताना है कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। तो ऑप्शन वैसे ही है आपके पास जैसे बाकी क्वेश्चन में होते हैं कि पहले बोला जा रहा है कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड बोला जा रहा है सेकंड करेक्ट है, थर्ड में सी में बोला जा रहा है कि दोनों करेक्ट हैं, बोथ बोला जा रहा है, और सी में बोला जा रहा है, डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो अब क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और आंसर देने की कोशिश करिए कि सही आंसर इसका क्या है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है, सेकंड गलत है। यानी कि ये जो बोला जा रहा है कि ये हमारी कंट्री में जो फ्रीडम फाइटर थे जो कि आजादी के लिए लड़ रहे थे उन लोगों से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है भाई, उनसे रिलेटेड पॉलिटिशियन थे उस टाइम के, उनसे रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये इंडिया के साथ साथ ये लंदन में भी इनका मतलब ये पार्ट था, यानी कि वो इसकी जो ब्रांच थी इंडिया के अंदर भी थी वहां और लंदन में भी थी, यानी कि ब्रिटिश को यहाँ पे घेर रहे थे और वहां भी उसे घेर रहे थे कि भाई हमें आजाद करो वगैरह वगैरह, ठीक है। और इनिशियली जो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी नासिक के अंदर, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो नासिक में शुरुआत की गई थी और इसका नाम रखा गया मित्र मेला, इस नाम से इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं सिर्फ फाउंडेशन के बारे में। तो भाई इसके अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि भाई न्यूज में भी था कि जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे विनायक दामोदर सावरकर बड़ा फेमस थे अभी, मतलब क्योंकि अभी उनकी जयंती भी गई है और वो फेमस भी हुए, ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, ठीक है, ये और इनके भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के इसकी फाउंडेशन की थी, ठीक है। यानी कि ये क्या है 1905 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो 1905 के बारे में जो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जो कि गलत था। 1905 में इंडिया हाउस की फाउंडेशन हुई थी और इसके जो फाउंडेशन करता थे जो भी थे वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो आपके क्वेश्चन में बोला, यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने उन्होंने इंडिया हाउस की फाउंडेशन करी थी लंदन के अंदर, ठीक है। और इंडिया के अंदर जिसे हम बोला जा रहा है कि मित्र मेला के नाम से भी बोल सकते हो, या फिर हम जो बोले कि इनको किसने फाउंडेशन की गई थी, इसकी फाउंडेशन की गई थी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, दोनों भाइयों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी 1904 के अंदर, ठीक है। मोर देन 100 ईयर हो गए इस बात को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि करेक्ट आंसर समझ में आ गया कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ए जो ऑप्शन था ये हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है एनएचआरसी के बारे में, यानी कि फुल फॉर्म जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन से कि जैसे क्वेश्चन में विद रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो हमारी कंट्री के अंदर जो ह्यूमन राइट के जो वायलेशन वगैरह होते हैं तो इससे रिलेटेड जो काम करती है हमारी कंट्री में जो बॉडी है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। तो उसके रिगार्डिंग में आपसे वो दिए जा रहे हैं दो स्टेटमेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकेंड स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। जैसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह से है, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि इट कैन नॉट लुक इनटू द मैटर रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल से पुराना अगर कोई केस है, ठीक है, जो अगर कोई केस इनके पास आता है वो भी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल डिले कर दिया है, देर से आ रहा है, तो उस केस पे ये इनके पास कोई अधिकार नहीं कि उस मैटर को देख सके और या उनपे कोई सुनवाई कर सके। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है कि जो चेयरमैन है इस बॉडी के, इस इंस्टीट्यूशनल बॉडी की जिसका नाम है एनएचआरसी, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो चेयरमैन है और मेंबर के बारे में जो बोला जा रहा है कि भाई ये अपने ऑफिस को 5 ईयर तक के टर्म, यानी कि 5 साल के लिए इसके चेयरमैन बने रह सकता है अगर कोई एक बार सिलेक्ट हुआ है। और एक और ऑप्शन दिया है, और अंटिल दे अटेन 70 ईयर ऑफ एज, यानी कि अगर वो 70 साल का हो जब तक नहीं हो जाता है, या फिर 70 साल का हो जाए, या फिर क्या 5 ईयर कंप्लीट कर ले, 5 ईयर कंप्लीट कर ले या 70 साल का हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर पूरी फुलफिल कर दी जाती है तो वो जाकर के वो रिटायर होगा, तब तक वो चेयरमैन बना रहेगा। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। अब आप बताइए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, कि दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है, सेकंड गलत है। यानी कि इसमें जो बोला गया ना कि भाई मोर देन 1 ईयर वाला जो केस है, यानी कि कोई केस ऐसा आता है जो 1 साल पुराना है, ठीक है,
तो 1 साल पुराना अगर कोई केस है उस पर ये ध्यान नहीं देंगे, उसको ये डील नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विद इन 1 ईयर का अगर कोई ह्यूमन राइट का अगर कोई वायलेशन होता है, उस चीज को डील करने के लिए NHRC हमारी कंट्री में, इसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये काम करती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो स्टेटमेंट बोला गया आपसे कि भी 70 ईयर या फिर 5 ईयर अगर टर्म कंप्लीट हो जाता है तब तक वो चेयरमैन बना रहेगा, यहां पे गलती हो गई। यहां पे जो टर्म जो बोला गया ना 5 ईयर, ये 5 ईयर नहीं है बल्कि ये 3 ईयर है। ठीक है, तो ये गलती हो गई इसके अंदर। ठीक है, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी कि यहां जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि 5 ईयर, ये भाई 5 ईयर गलत है। यहाँ पे 5 ईयर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, 3 ईयर्स होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा इस हिसाब से क्या हो गया, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ए हमारा करेक्ट हो गया। यानी कि पहला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। तो आज आपके लिए जो क्वेश्चन है, आज जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो दे रहा हूं मैं इसके बारे में कि NHRC जो है हमारी कंट्री के अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा कि भी NHRC क्या है, बॉडी का इसका फाउंडेशन कैसे हुआ वगैरह वगैरह, आज इसके हेड या चेयरपर्सन कौन है, पुराने टाइम पे फर्स्ट कौन थे वगैरह वगैरह, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो नेशनल लेवल पे, इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी होता है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके साथ साथ इन दोनों टॉपिक को पढ़िएगा जरूर। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा कमेंट करके कि भाई क्या क्या कमेंट करना है आपको, कि फाउंडेशन कब हुआ था इसका। ठीक है, फाउंडेशन के बाद इसके फाउंडर कब थे, और इसके जो हेड है या चेयरपर्सन चेयरमैन जो भी है, हेड कौन है, प्रेजेंट में कौन है, और पास्ट में यानी कि जो फर्स्ट कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। भाई कमेंट बॉक्स में करना है, पर्सनल मैसेज नहीं करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बॉक्स में करेंगे तो बाकी जो व्यूअर हैं वो भी आपको देख सकेंगे, उसके वो भी आंसर, एक दूसरे का आंसर आप देख पाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको आंसर कहां करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। शाम को आएगी टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड, और सुबह आती है आपकी करंट अफेयर की वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।